हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 8 जो कि फोरकास्टिंग ही की कंटिन्यूशन है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना ज़रूरी है कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। इसके अलावा ये इस ओवरऑल लेक्चर का कंटेंट है। ठीक है, इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर में क्या है। जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फोरकास्ट। यानी एक अच्छी फोरकास्ट के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। पहले तो ये है कि वो टाइमली दी जाए। ठीक है, फोरकास्ट टाइमली देने का मतलब ये है कि वो दुरुस्त वक्त पर आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ हिकमत अमली या ओवरऑल प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब ये ऐसा ही है कि आपने 2 दिन बाद कहीं जाना है किसी ऐसी जगह पर जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि आपको पहले से बता दिया जाए कि वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। लेकिन आपको जो मौसम की सूरत हाल है वो पहले नहीं बताई जाती, बल्कि जिस दिन आप रवाना हो जाते हैं उस दिन आपको बताई जा रही है कि जो उधर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी। तो उस हिसाब से अब आपने तैयारी नहीं की। ठीक है, तो इसलिए दुरुस्त वक्त पर फोरकास्ट का बताना या आपको मालूम होना ज़रूरी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। अगर ये फोरकास्ट पहले बता दी जाए तो आप उसके लिए फिर उस हिसाब से रेन कोट्स अगर लेके जाने हैं, कोई छतरी लेके जानी है, ठीक है, या और कोई सामान लेके जाना है जो कि आपको वहाँ पर काम आ सकता है, तो फिर आप पहले से उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर ये ऐसी है कि अगर आपको फोरकास्ट चाहिए थी कि आप जो नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्या डिमांड होगी, उसको कितने लोग खरीद रहे होंगे, तो अगर वो फोरकास्ट की जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट का रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको काफ़ी लोग पसंद करेंगे और काफ़ी लोग खरीदेंगे, लेकिन आपको ये फोरकास्ट बहुत लेटेस्ट स्टेज पे बताई जा रही है कि अब सब कुछ जो है ना आप कर चुके हैं, तो वो जब मार्केट में जाएगी डिमांड अगेन ज़्यादा होगी, वो बिक जाएगी सारी की सारी, और आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी कि आप जो है प्रोडक्ट्स दोबारा से उस स्पीड में बना सकें जो कि रिक्वायर्ड है उसकी डिमांड के मुताबिक। तो अगर आपको ये मालूमात पहले दे दी जाएँ तो फिर उस हिसाब से आप ज़्यादा पैसे लगाकर, ज़्यादा रिसोर्सेज लगाकर पहले से ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वक्त पर फोरकास्ट को आपका पता होना ज़रूरी है और आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, देन रिलायबल। ठीक है, रिलायबल का मतलब ये है कि वो फोरकास्ट जो कि आपको बताई जा रही है वो भरोसे के काबिल हो, काबिल एतमाद हो। ठीक है, उस पर यकीन किया जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो एक किस्म का एक तुक्का हो, या फिर उन उसको उस प्रोसेस से ना गुजारा गया हो जो कि रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो काबिल एतमाद होनी चाहिए। देन हमारे पास है एक्यूरेसी। ठीक है, कि आपकी जो फोरकास्ट है या पेशन गोई है वो दुरुस्त हो। अब ये तो हमें पता है कि ये 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ मार्जिन होता है एरर्स का, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है, तो उसके लिए भी अगेन कुछ स्टेप्स है जो कि आगे हम देख रहे होंगे। वो अगर फॉलो किए जाते हैं तो आपका एक्यूरेसी का लेवल जो है वो बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू वो जिसमें अगर स्टेप्स फॉलो ना किया जाए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, देन हमारे पास है मीनिंगफुल फोरकास्ट। मीनिंगफुल फोरकास्ट का मतलब ये है कि कोई ना कोई माने रखती हो। ठीक है, अब ये ऐसा ही है कि आप अपनी फाइनेंस की टीम को एक फोरकास्ट करके दे रहे हैं और उनको ये ज़रूरत थी कि आगे उनको कितने पैसे चाहिए होंगे कोई नई फैक्ट्री ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो पैसों की अब बात हो रही है तो पाकिस्तान में रुपीस के अगेंस्ट कैलकुलेशन वगैरह होती है। अगर आपको वो किसी और करेंसी में करके दे दी जाए, डॉलर्स में करके दे दी जाए या रियाल में करके दे दी जाए, तो फिर उसको कन्वर्ट करना तो वो आपके लिए उतनी मीनिंगफुल नहीं होगी वो। ठीक है, तो जो रेलेवेंट जिस डिपार्टमेंट के लिए आप वो फोकस करके जा रहे हैं वो उसी की अकॉर्डिंगली की जाए। ठीक है, ताकि वो उसके कोई ना कोई मायने निकाल सके उसके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। जो भी फोरकास्ट आप कर रहे हैं वो ज़ुबानी कलामी ना हो, उसका रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरीके से किए गए, उसका क्या रिजल्ट आया, वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, वो लिख कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि वो आगे भी काम आ सकती है। ठीक है, तो वो लिख कर आपने देनी है। जिस पैनल ने, जिस टीम ने काम किया उस पर अगेन वो सब कुछ जो कार्य किस तरीके से किया गया वो लिख कर की जाए। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। उसको ओवरऑल इस्तेमाल करना या समझना आसान होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के इश्यूज नहीं होने चाहिए। पता लगे कोई टेक्निकल रिसोर्स फोरकास्ट करके दे रहा है और उसके अंदर इतने टेक्निकल अल्फाज का इस्तेमाल कर ले कि जिसने फिर आगे डिसीजन लेना है उस फोरकास्ट पर, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसको समझ ही ना आए कि इसके अंदर लिखा क्या है और जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। वो मतलब नहीं समझेगा तो अगेन वो फिर कोई फैसले गलत कर सकता है। ठीक है, तो ये वो ओवरऑल 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक अच्छी फोरकास्ट के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन द फोरकास्टिंग प्रोसेस। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कि फोरकास्टिंग में फॉलो होते हैं इसी सीक्वेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ठीक है। ये ओवरऑल 6 स्टेप्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट वन इज डिटरमिन दी पर्पस ऑफ द फोरकास्ट। ठीक है, मकसद क्या है फोरकास्ट का, इसका पता होना बहुत अहम है। ठीक है, अगर मुझे मकसद ही नहीं पता तो फिर मैं ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इसके लिए मैंने डाटा कौन सा यूज़ करना है, किन लोगों को फोरकास्टिंग के लिए मैंने चुनना है जो कि इस पर आपकी मदद कर सकें। ठीक है, हाँ अगर मुझे पता हो मकसद क्या है, फ़र्ज़ करें मकसद ये है कि जी हमने अपनी कंपनी की एक और कंपनी जो है किसी और मुल्क में या किसी और शहर में जो है वो सेटअप करनी है, बनानी है, तो ये अगर मकसद है फोरकास्ट का, तो उस हिसाब से फिर उन रेलेवेंट लोगों को जो कि उसके लिए आपको बेहतर तरीके से फोरकास्ट दे सकते हैं उनको शामिल किया जाएगा और उससे रेलेवेंट डाटा भी लिया जाएगा। या फिर अगर मेरी कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने अपनी मशीनरी जो है वो अपग्रेड करनी है, क्या हमें ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी फोरकास्ट करनी है कि उसको करने के बाद उसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, तो और ये भी लिखा उसके साथ कि हम बदलना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पुराना सिस्टम है या इक्विपमेंट है वो बार बार मसले कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट डाटा को इस्तेमाल करके जो है काम किया जा रहा होगा। इवन कंपटीशन कौन सा सिस्टम यूज़ कर रही है उसको भी देखा जा रहा होगा। तो मकसद का पता होना बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले, अगर आप चाह रहे हैं कि आप फोरकास्ट कर रहे हो सही तरीके से। अदरवाइज़ ये अगर वैसे अगर सही तरीके से हो ये पार्ट, तो समझ लें कि आपने आधा मसला तो वहीं पर हल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टैब्लिश अ टाइम होराइजन। तो फोरकास्ट आप जिस मुद्दत के लिए कर रहे हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। आ, वो इसलिए कि आपको, ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मुद्दत जितनी कम होगी फोरकास्ट की उतनी उसकी एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुद्दत जो है वो अगर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी जो है आपकी वो डिक्रीज़ होती है, आपकी मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, अगर आपने बारिश की फोरकास्ट देखनी है आने वाले कल या परसों की, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपने आने वाले 3 माह की या 1 माह की देखनी है तो उसमें उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो कम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो टाइम होराइजन यानी टाइम लाइन्स भी डिफाइन करनी है, ड्यूरेशन भी डिफाइन करनी है कि आपको ये फोरकास्ट किस मुद्दत के लिए चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास है सिलेक्टिव फोरकास्टिंग टेक्निक। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था कि 2 किस्म की हम डिस्कशन कर रहे होंगे फोरकास्टिंग टेक्निक्स को। नाम मैंने लिए नहीं लिए थे यहाँ पर। 2 नाम आपके पास आ रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव जहाँ पर भी आएगा आप समझ लीजिएगा कि ये नंबर्स की बात हो रही है, डाटा की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। क्वालिटेटिव में डाटा का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन का होता है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये ज़रा सब्जेक्टिव होती हैं। इसमें मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मिसाल दी थी कि कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एक्सपीरियंस लोग अपनी राय देते हैं। ठीक है, अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए पेशन गोई करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो क्वालिटेटिव में ये काम होता है, ओपिनियन या राय पर। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें गुजरे हुए कल या अभी जो वक्त गुजर रहा है उसमें से मालूमात, डाटा, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उस पर आने वाले कल के लिए पेशन गोई की जा रही होती है। ठीक है, इसको इन 2 ओवरऑल टॉपिक्स को हम इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसमें डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास है गैदर एंड एनालाइज द अप्रोप्रिएट डाटा। तो जिस मकसद के लिए आप फोरकास्ट यानी पेशन गोई करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने मालूमात भी इकट्ठी करनी है, डाटा इकट्ठा करना। बगैर डाटा के फोरकास्ट जो है वो ठीक नहीं रहती। तो इसलिए तो ज़्यादातर कहा जाता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाए। अदरवाइज़ ये वाला पार्ट अकेले में या ये वाला पार्ट अकेले में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, दो के काम चल जाता है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो डाटा बड़ा ज़रूरी होता है कि गुजरे हुए कल में क्या हुआ था, उसके क्या नतीजे आए थे, और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, उसके क्या नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों को लेके आपने एनालाइज करना डाटा को, ताकि कोई ना कोई आने वाले कल के लिए सही मकसद का डाटा फोरकास्ट किया जा सके। देन हमारे पास है फोरकास्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, अब आपने मकसद पता लगा लिया है, टाइमलाइन भी सेट कर लिया है, टेक्निक भी चूज़ कर ली है कौन सी मैंने यूज़ करनी है, या ये यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, दोनों का मिलके इस्तेमाल करना है, और उसके लिए मैंने डाटा भी इकट्ठा कर लिया। तो बस अब आपने उस फोरकास्ट पर अमल करना है। ठीक है, उसको प्रिपेयर करना है। कुछ जगहों पर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया था कि क्वालिटेटिव लेके जाना है, तो फिर आपने एक एक्सपर्ट्स का पूल बना लेना है। ठीक है, कि वो ये आपको राय दे रहे हों इस मकसद पर जो कि आपने फोरकास्टिंग के लिए चुना हुआ है, या फिर डाटा को किस टेक्निक से गुजार के आपने, किस फार्मूला से गुजार के आपने फोरकास्ट करनी है, तो बस वो फार्मूला आपने एग्जीक्यूट कर लेना है आपके पास, ताकि रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टेप में आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा।
लास्ट हमारे पास है मॉनिटर द फोरकास्ट। तो जो आपने रिजल्ट निकाला है उसको एक बार क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है, मॉनिटर भी करना है, देखना भी है कि वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो उस डाटा की एक किस्म की आप कह लें वैलिडेशन या वेरिफिकेशन आपने करनी है, ये ज़रूरी है। बाज़ात कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि आप अगर मॉनिटर उसको कर लें तो वहाँ पर इस स्टेप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार इसको यूँ नहीं यूँ कर लेना चाहिए था, इसको सही कर लेते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए एक अच्छी फोरकास्ट के लिए, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है आगे जी। हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोरकास्ट का। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्ट हैं, ठीक है, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मेजर जो फ़र्क है वो है कि क्वांटिटेटिव में आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं, डाटा मौजूद होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में आपके पास नंबर्स यानी डाटा मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया, ये मेजर डिफरेंस है। अब आपके पास डाटा मौजूद है। डाटा कौन सा मौजूद है आपके पास? हिस्ट्री का डाटा, ठीक है, गुजरे हुए कल का डाटा आपके पास मौजूद है। उसको लेके आपने आने वाले कल की प्रिडिक्शन यानी पेशन गोई करनी है। अब ये प्रिडिक्शन जो है या ये फोरकास्ट जो है आपने डाटा को लेके करनी है, तो डाटा का कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल कैसे होगा? कहीं पर आप मैथ्स यूज़ करेंगे कि आपने पेशन गोई के लिए मैथ्स इस्तेमाल करनी है। मैथ्स में कहीं पर आप कोई जमा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एडिशंस कर रहे होंगे, कहीं पर आप कुछ एवरेज निकाल रहे होंगे पुराने डाटा को लेके, कहीं पर आप कोई फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये हम आगे डिटेल्स देखेंगे कि किन डाटा को ऐड किया जा रहा होगा, किसका एवरेज निकाली जा रही होगी, किसके अगेंस्ट कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा, वो कैसे हो रहा होगा। लेकिन अगेन क्वांटिटेटिव डाटा में नंबर्स हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई मैथ्स इस्तेमाल हो करके आपको आने वाले कल के लिए एक प्रोडक्शन, एक फोरकास्ट दी जाती है कि आने वाले कल में ऐसा कुछ होने जा रहा है या हो सकता है, ठीक है। यही डिस्क्रिप्शन इसकी यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव क्या है। अब क्योंकि इस टाइप ऑफ फोरकास्ट में डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है, या अगर है तो वो इनकम्प्लीट है, तो फिर वो नंबर्स या डाटा पे रिलाई नहीं करते। यहाँ पर क्या करते हैं कि वो कुछ एक्सपीरियंस्ड तजुर्बाकार लोग, कुछ एक्सपर्ट्स हो गए, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए कुछ उनकी राय लेते हैं, ठीक है। वो अपने उस दौर से जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए होते हैं, उनको पता होता है कि इसके क्या नतीजे अखज़ हुए थे, तो उस हिसाब से वो कुछ प्रिडिक्शंस या फोरकास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन कुछ जगहों पर अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट लानी होती है तो उससे पहले कि उसको लोग ख़रीद रहे हों या आप वो बनाने लग जाएं पहले ही, और बाद में लोग उसको ख़रीदें ना, तो उससे पहले आप कस्टमर्स की, वो जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं अगर उनको ऐसी प्रोडक्ट दी जाए, ठीक है। तो अगेन आपके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन आप कुछ सवालात के ज़रिए इन एक्सपीरियंस्ड लोगों से, जो कि आपकी ही कंपनी के हो सकते हैं या किसी और कंपनी से आप हायर करके उनकी राय ओपिनियन ले सकते हैं, या कुछ कस्टमर से आप राय ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अपनी राय के मुताबिक आपको फिर बताते हैं कि आप आगे ऐसा हो रहा होगा या हो सकता है, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो ये अगेन सब्जेक्टिव टाइप है, जो कि जिसमें फीलिंग्स का इस्तेमाल होता है, इमोशंस लोग अपने यूज़ करते हैं, कुछ अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आपको राय दे रहे होते हैं, ठीक है, और आपके पास पुराना वक्त का डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, और ये दो जो टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको आगे भी आसानी होगी। नेक्स्ट ये देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्ट। तो हमारे पास तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। पहली हम पढ़ने जा रहे हैं जजमेंटल, बाकी दो का हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जजमेंटल टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन है ऑफ फोरकास्ट, ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्ट है, ठीक है। क्वालिटेटिव आपको अगर याद हो, हमने कहा था कि इसमें नंबर्स नहीं होते आपके पास, हिस्टोरिकल, ठीक है, डाटा नहीं होता कि गुजरे हुए कल में क्या नंबर्स थे आपके पास। तो वो जब नंबर्स ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप कुछ एक्सपीरियंस लोगों को, कुछ एक्सपर्ट्स को या कुछ कस्टमर्स की राय को ज़्यादा कंसिडर करते हैं आगे आने वाले कल के प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो आपके पास राय आती है, ठीक है, आपके पास सब्जेक्टिव लोग की फीलिंग्स कह लें, लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, ये लोग जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये अगेन उन लोगों के लिए जो कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने उस काम में अपने बाल सफ़ेद कर लिए होते हैं। वो आपको एक अच्छी राय देते हैं क्योंकि वो कुछ फ़ैसले कर चुके होते हैं या कुछ फ़ैसलों के नताज वो देख चुके होते हैं। तो वो उससे आपको आगाह करते हैं, और आप उस फ़ैसले की मद में आके आप आने वाले कल की प्रिडिक्शन जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अगेन जजमेंटल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास डाटा नहीं है, ठीक है, या अगर है तो वो इनकम्प्लीट है या बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो जजमेंटल टाइप में आपके पास फिर
ये 4 टाइप की आपके पास मेथड्स हैं, ठीक है, 4 ही मेथड्स हैं ओवरऑल फोरकास्ट करने के। तो ये ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव टाइप है, तो इसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं है। तो ये जितने भी टाइप्स आप देख रहे होंगे आगे, उसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। यहाँ तो कहीं पर कोई राय दे रहा होगा या अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर रहा होगा। तो पहली टाइप हमारे पास है एग्जेक्टिव ओपिनियंस की। एग्जेक्टिव कौन लोग होते हैं? किसी कंपनी में भी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना, वो एग्जेक्टिव कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई फोरकास्ट करनी है, कोई प्रोडक्शन करनी है, तो इस टाइप ऑफ मेथड में आप करते ही हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो सीनियर लोग हैं उनको बुलाते हैं, आप उनको बिठाते हैं एक जगह पर और उनसे कहते हैं कि हमारा ये मकसद है, हम ये करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मकसद ये है कि जी हम चाह रहे हैं कि हम अपनी एक और फैक्ट्री जो है खोलना चाह रहे हैं किसी और शहर में, तो इस पर आप बताएं, अपनी राय दें। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट, शायद कोई मार्केटिंग का हो, कोई सेल्स का हो, कोई कस्टमर केयर का हो, कोई एचआर का हो, कोई एडमिन का हो, ये सारे मिलकर एक्सपर्ट्स होते हैं। उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा होता है डिफरेंट कंपनीज में, तो वो अपनी राय से आपको आगाह करते हैं, ठीक है। जो उनका एक्सपीरियंस होता है उससे आपको आगाह करते हैं। वो राय लेकर आप फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आगे हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड जो है, इसमें इस तरीके से एग्जेक्टिव्स को यानी सीनियर मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए आप इनपुट्स लेके फैसला अखज़ कर रहे होते हैं आने वाले कल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स फोर्स का मेथड। सेल्स फोर्स मतलब वो लोग जो कि डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो लोग कस्टमर्स को कुछ चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, या किसी न किसी तरीके से उनका डायरेक्ट कस्टमर के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन रहता है। तो आप करते ही हैं कि अपनी कंपनी के सेल्स फोर्स के तमाम लोगों को बुला के या कुछ सैंपल लोगों को बुला के, जो रैंडम सैंपल होता है उसको लेके आप एक एक से राय लेते हैं कि कस्टमर क्या सोच रहा है, ठीक है, और उनकी क्या राय है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट बात हो रही है कस्टमर के साथ। तो वो फिर एक एक करके आपको आगाह करते हैं कि कस्टमर ये सोच रहा है, वो किस बारे में सोच रहा है। पहले आप उसको बताते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, आप बताएं कि इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। जो उसकी राय होती है वो कुछ अपनी भी होती है, प्लस वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए जो उसके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हुई होती है उसके मुताबिक आपको बता रहा होता है कि हाँ जी हमें ये करना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने 50 लोग सेल फोर्स के सिलेक्ट किए हुए, वो 50 के 50 आपको राय देते हैं, वो तमाम राय को कंपाइल करके उसकी समरी बनाई जाती है और मैनेजमेंट को पेश की जाती है, और उसके मुताबिक फिर आने वाले कल के लिए आप फोरकास्ट करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर सर्विस। कंज्यूमर का वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो आप बात करें कस्टमर्स के, वो लोग जो कि आपकी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, ये आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है, तो बजाय से कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप चाहते हैं कि पहले आपको पता लगे कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस मैं आगे देने जा रहा हूँ वो फोरकास्ट कर ली जाए कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आप कुछ सवालात तैयार करते हैं और फिर वो कस्टमर को आप भेजते हैं, कस्टमर उस पर अपनी राय देता है कि इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस उसको पसंद आएगी भी या नहीं आएगी, या वो अपनी ओवरऑल आपको राय देता है, सजेशंस देता है। तो उसके मुताबिक फिर आप आने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड या उसकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स की आप प्रिडिक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर्स आपको राय दे रहे होते हैं सर्वे के ज़रिए। लास्ट जो मेथड है उसको डेल्फी मेथड कहते हैं। डेल्फी मेथड में ये होता है कि आप एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये पैनल मतलब ये कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स लोग जो है आप उनको इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, ठीक है, उनको मकसद बताते हैं कि फोरकास्ट आपने करना है और उसका मकसद ये है। उस मकसद के लिए आप उनको कुछ सवालात देते हैं, ठीक है, और वो सवालात के अगेंस्ट उन तमाम लोगों से, अगर वो 4 हैं, 5 है, 6 जितने भी हैं, उनको जब सवालात दिए जाते हैं तो वो सवालात के अगेंस्ट अपने कुछ आंसर्स लिख कर देते हैं आपको। वो जो आंसर्स आपको लिख कर देते हैं वो क्वेश्चनर कहलाता है। उसके अगेंस्ट फिर वो फैसिलिटेटर जिसने वो सवालात दिए होते हैं उनसे जब जवाबात वो लेता है तो उसकी एक समरी बनाता है, ठीक है। वो समरी लेकर वो उस पैनल को जो कि एक्सपर्ट्स का है उससे आगाह करता है कि जी आप लोगों ने ये राय दी है, ठीक है। उसमें नाम नहीं बताया जाता कि इस बंदे ने ये राय दी थी, इस बंदे ने ये राय दी है, लेकिन एक राय के बारे में आगाह कर दिया जाता है कि ये राय दी गई है। लेकिन अगर नतीजा अखज़ नहीं हो रहा होता है कि वो फोरकास्ट के अगेंस्ट नतीजा क्या अखज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर एक और राउंड भी करते हैं वो क्वेश्चनेयर का, ठीक है। उसी तरह के सवालात दोबारा पूछे जाते हैं उस पैनल से, और ये राउंड्स तब तक चलते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जब तक ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो किसी ओवरऑल कॉमन रिजल्ट के अगेंस्ट आपको रिजल्ट ना दे रहे हो, ठीक है, कि मेजॉरिटी जो है वो किसी एक ऐसे फैसले की तरफ ना बढ़ रही हो जो कि आपको फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये क्वेश्चनर या सीरीज ऑफ राउंड्स है वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जजमेंटल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव फोरकास्ट की। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी है।
नेक्स्ट दो क्लासिफिकेशन हमारे पास है टाइम सीरीज और एसोसिएटिव या रिलेशनल मॉडल्स की। ये दोनों क्वांटिटेटिव टाइप की हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनमें हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा, पुराना डाटा मौजूद है और उस डाटा को लेकर हम आने वाले कल की प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम सीरीज में भी हमारे पास चार मेथड्स हैं, ठीक है। जिस तरह जजमेंटल में चार मेथड्स थे लेकिन डाटा नहीं था, उसमें हम कुछ राय ले रहे थे, यहाँ पर अब मैथ्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन मॉडल्स को, इन मेथड्स को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। मैं एक्सेल में आपको बेहतर तरीके से इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये एक्सेल की फाइल है। नाइफ जो मेथड है उसमें ये होता है कि आप एक पीरियड सेलेक्ट करते हैं, वो कोई एक माह हो सकता है, कोई 3 माह हो सकते हैं यानी क्वार्टर हो सकता है, या 6 माह हो सकते हैं, या साल हो सकता है। फ़र्ज़ करें कोई एक पीरियड हम ले लेते हैं, ये सेल्स है, ठीक है, कि पिछले साल हमारे पास हिस्ट्री डाटा के मुताबिक 1000 सेल्स हुई थी। तो नाइफ जो मेथड है उसमें आप ये करते हैं कि आने वाले साल के लिए, अगर आप यानी आने वाली पीरियड की अगर हमने देखना है कि कितनी सेल्स होंगी, तो आप उसी नंबर को उठा के अगले साल के लिए भी लिख लेते हो कि फ्यूचर में भी इतनी सेल्स होंगी, ठीक है। या अगर आपने पिछले माह जो है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तब अगले माह के लिए यानी अगले पीरियड के लिए देखना है तो कितना मुनाफा होगा, तो उसी नंबर को दोबारा लिख लिया जाता है कि अगले माह भी हम एंटिसिपेट करें कि इतना ही मुनाफा होगा। या हमारा इतना खर्चा हुआ था पिछले क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में कितना खर्चा होगा, उतना ही खर्चा होगा जी, ठीक है। तो नाइफ बड़ा सिंपल मेथड है, ठीक है। पुरानी वैल्यू को लेके आने वाली पीरियड में वही वैल्यू लिख ली जाती है। मूविंग एवरेज फॉर सेल्स, ठीक है। इसमें आपके पास ये होता है कि डिफरेंट जो लास्ट पीरियड्स हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब ये मंथ्स भी हो सकते हैं, क्वार्टर भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं और ईयर भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने क्वार्टर की एग्जांपल ली है कि आपके पास साल के पहले 3 माह, उसके बाद जो क्वार्टर 2 था, यानी आपके पास अप्रैल मई जून हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, और लास्ट में जो हमारे पास लास्ट 3 माह साल के, उसकी अगर आपने फोरकास्ट निकालनी है कि कितनी सेल्स होंगी, ये वैल्यू आपके पास पहले फ़र्ज़ करें नहीं थी और आपने Q4 की निकालनी है वैल्यू, उसके आखिरी 3 माह में साल की हमारी कितनी सेल्स हो रही होंगी। तो आप क्या करते हैं कि जो पिछले 3 पीरियड्स हैं, यानी पिछले जो हमारे पास 3 क्वार्टर्स हैं, उनकी आपने एवरेज ले लेनी है, ठीक है। तो एक्सेल में तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है, एवरेज का। आप वो लेते हैं और आपके पास ये प्रिडिक्शन आ जाती है कि जी Q4 में भी हमारे पास जो सेल्स हैं वो 1000 हो रही होंगी। अब ये देखिए एब्सोल्यूट वही नंबर नहीं है जो हमारे पास नाइफ में यूज़ हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर इन सब की एक्चुअल वेट बराबर लेके तो एक एवरेज निकाल ली गई, सबको तीनों को ऐड किया गया इस फार्मूले ने, और 3 वैल्यू थी तो इसको फिर ऐड करने के बाद 3 पे डिवाइड कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो ये मूविंग एवरेज जो है कहलाया जाता है मेथड, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास है वेटेड मूविंग एवरेज का, ठीक है। अब ये सेल्स ही की एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास पीरियड हैं डिफरेंट मंथ्स के, ठीक है। हमारे पास ये ओवरऑल 4 मंथ्स हैं, फेब मार्च अप्रैल मई का। इसमें ये आपके पास पुराने डाटा के मुताबिक आपकी कंपनी के ये सेल्स हैं। आपको कहा गया है कि जून का आप निकालें कि कितनी सेल्स होंगी, ये मैंने पहले से निकाल कर रखा हुआ है। अच्छा, इसमें होता ये है कि इसमें आप वेट्स असाइन करते हैं, ठीक है। ये 100% वेट होते हैं, मतलब आप कि ये जो वैल्यूज़ हैं सारी मिलाकर 1 की वैल्यू के बराबर इसका सम आना चाहिए, ठीक है। वेट आप यानी जो सबसे रीसेंट, जो बहुत करीब का लेटेस्ट जो डाटा होता है आपका, जून का आपने निकालना है, तो उससे पहले महीना कौन सा था, मई का था, ठीक है। उसकी सेल्स को आपने ज़्यादा वेटेज दे दी, ठीक है, उसको 0.4 की वैल्यू दे दी, ठीक है। उससे पिछला महीना था उसको कम थोड़ी वेटेज दे दी, उससे पिछले महीने को और कम, और उससे पिछले महीने को और कम, ठीक है। तो किया क्या कि हर वेट को मल्टीप्लाई किया उस मंथ की सेल्स से, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आई इनको फिर आखिर में आपने सम कर लिया, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई कि जून में हम इस वेटेड मूविंग एवरेज के ज़रिए इतनी सेल्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें उसी नंबर को कॉपी किया गया अगले पीरियड के लिए। इसमें उन तमाम वैल्यूज़ को जो कि पिछले पीरियड्स की थी उनकी इक्वल वेट के साथ जो है वो एवरेज ले ली गई। और वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज में ये होता है कि आप वेट्स असाइन करते हैं और रिसेंट मोस्ट मंथ को या पीरियड को ज़्यादा वेट असाइन करते हैं, और जितना वो पीछे जाता जाता है उसको कम वेट असाइन करते हैं और उसकी फिर एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक था उसमें अगर आपको याद हो तो वो था एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का। इसमें भी उसी तरीके से लास्ट जो पीरियड्स हैं उसके अगेंस्ट वेट्स असाइन करके उनको ऐड किया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि ये जो 3 है हमारे पास टॉपिक्स, इसको हम अगला जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ फिर एग्जांपल डिस्कस करूँगे, तो मैं उसकी डिटेल्स में भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है दैट इज एसोसिएटिव या रिलेशनल मॉडल्स की, ये भी क्वांटिटेटिव टाइप की है। इसमें होता ही है कि फ़र्ज़ करें आपने फोरकास्ट ये करनी है कि हमारी कंपनी जो है वो
छतरियाँ बनाती है, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी ऐसे मुल्क में अपनी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो मेरे लिए ये फोरकास्ट करना आसान होगा कि वहाँ पर छतरियाँ जो हैं वो ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि एक रिलेशनशिप है छतरियों का बारिश के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप देख के तो आगे फिर प्रिडिक्शन या फोरकास्ट की जा रही होती है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये तीनों क्लासिफिकेशंस को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले कल की फोरकास्ट के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये शेयर करें जो कि इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। प्लस अपने कमेंट्स लाजमन दीजिए, फीडबैक लाजमन दीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।